खुदा ना खासा कल कोई धरना शरना शुरू हो जाए, कोई इंटरनेट बंद कर दें, रस्ते बंद कर दें, तो आपके आपको जो पोर्टल मिला हुआ उसमें जो अभी लेटेस्ट लेक्चर चल रहा है हमारा रेगुलर बैच वो भी है, और ये भी होगा, दोनों होंगे। अगर कहीं पे हुआ तो फिर मैं वहां पे मेरे बच्चे आपको एक मैसेज करूंगा व्हाट्सएप, ताकि अगर इंटरनेट चल ही ना फिर तो मैं पढ़ा भी नहीं ना सकूंगा उस क्लास को। फिर आपने कम से कम वो दिन जाया नहीं करना होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिर आपने वो जो रिकॉर्डर लेक्चर है वहां से वो कोई जो टॉपिक बताए जाएंगे वो आपने करने होंगे। यार अगर ये इस तरह जस्ट कंटीजेंसी प्लान डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, है नहीं, कोई छुट्टी नहीं होती, ये लगातार चलेगा। हाँ, संडे छुट्टी होगी, क्योंकि वो कह रहा है वो 6 तारीख को फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया शायद कोई धरना शरना, क्योंकि अब तो वो जो करेंगे वो हर शहर में करेंगे। लिमिट याद करें, कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि सर दो अल्फाज हैं जो हम अक्सर बोल दिया करते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन इन दोनों में फर्क है। जैसे हमने कहा था कि एक लफ्ज है एग्रीमेंट का, हम बोल दिया करते हैं कि सर ये एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट का लफ्ज हम बोल दिया करते हैं अक्सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे आवाज या कैमरा रुके तो मेरे बच्चे आपने बता देना, फौरन से मैसेज कर देना है अगर इस तरह का मामला हुआ। उम्मीद है नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं बेटा। कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि दो अल्फाज हैं, एक है लफ्ज एग्रीमेंट और एक है लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट, और ये इंटरचेंजेबली हम बोलते हैं। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोल दो, इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन कल हमने डिफरेंट डिस्कस करना शुरू किया था। हमने कहा था कि लेकिन कानूनी तौर पे इन दोनों में फर्क हो भी सकता है, लाजमी नहीं लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि कानून कहता है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये किस बेस पे हम बोल रहे थे, आज हम इसको साबित करेंगे डेफिनेटली। अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो आज हम इंशाल्लाह इसको मजीद देख लेंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें वजह क्या है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? हर एक देखो, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया पक्की बात है वो एग्रीमेंट भी है। इस चीज को हमने मेरे बच्चे साबित करना था। और याद करने कल हमने पढ़ना शुरू किया था कि मान ले मेरे बच्चे को मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मेरे पास ये गाड़ी है, आप 10 लाख रुपए में खरीद लो। हमने कहा था ये जो मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मुझसे गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीद लो, तो हमने कहा था कि क्या हम यहाँ पे कह दें कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहे हैं? ऐसे ना मेरे बच्चे, कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की है कि भैया आप क्या कर लो। देखो शुरुआत कहां से हुई, क्या बनाने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होगी वो ऑफर से होगी। अगर ऑफर ही ना हो तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता मेरे बच्चे। इसलिए यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपने। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? ऑफर होता है। कोई ना कोई पार्टी क्या करती है? ऑफर करती है। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये गाड़ी मुझसे 10 लाख रुपए की खरीद लो, तो हमने कहा कि ये मिस्टर ए का ये कहना मिस्टर बी को गाड़ी 10 लाख में खरीद लो, एक्चुअली मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर। और फिर हमने कल ये पढ़ा था कि जो ऑफर करता है उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं हम? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरी। फिर हमने कहा था कि हो सकता है मिस्टर ए क्या करे, मिस्टर बी क्या करे, इसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। वो कहेगा नहीं भैया मैंने ये गाड़ी नहीं खरीदी। तो अगर तो रिजेक्ट कर दी फिर तो रौला यहीं पे खत्म हो गया मेरे बच्चे, शुरू होते ही खत्म हो गया। जिस तरह बिल्कुल वो पीटीआई की फाइनल कॉल की तरह है, शुरू होते ही खत्म हो गई। तो मेरे बच्चे लेकिन ये भी तो हो सकता है वो कह रहे हैं कि नहीं अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये फाइनल कॉल और वो धरना चल रहा है। लेकिन वो कहता है पहला धरना है जिसमें कहता है कि बंदों का होना जरूरी नहीं, बगैर बंदों का कोई धरना चल रहा है उनके बकौल। लेकिन बहरहाल बुजदल लोग ऐसे ही होते हैं मेरे बच्चे। अब बुजदल भी क्या करें, आगे इतनी इतनी हैवी गोलियां चल रही हूँ वहां पे ताकतवर बन के भी क्या करना है? ये कोई डंडे सोटों की लड़ाई थोड़ी है। तो यहाँ पे कोई बुजदल मारा तांगड़ा नहीं होता मेरे बच्चे, बेहतर यही कि जान बचाओ। ले बेटा, मिस्टर बी ने क्या कर लिया? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाए। याद है कल हमने क्या डिस्कस किया था? ऑफर हो और ऑफरी क्या कर ले? ऑफर की ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बनता था मेरे बच्चे? प्रॉमिस। अब हम कहेंगे वादा बन गया है, लेकिन हमने जाना कहां तक है मेरे बच्चे? हमने इस वादे को एग्रीमेंट और फिर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। हम चाहते हैं ये जो प्रॉमिस है, अब देखेंगे अगली, देखो ये हम एक एक करके बढ़ाते नहीं, ये भी हम आगे जाके समझेंगे। फौरन से वैसे ही कानूनी तौर पे पीछे ये चीजें चल रही होती हैं बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं ये प्रॉमिस नजर आए हमें एग्रीमेंट के तौर पे, या ये बन जाए एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि प्रॉमिस हमारी क्या बन सकती है? वो एग्रीमेंट बन जाएगी। उसके उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? प्रॉमिस में हमें कंसीडरेशन ऐड करनी पड़ेगी।
और याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन होती क्या है, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कंसिडरेशन है। यहां पे हमने कहा था कि मिस्टर ए को क्या मिलेगा, मिस्टर ए को 10 लाख रुपया मिलेगा मिस्टर बी से, मिस्टर बी को क्या मिलेगा, मिस्टर बी को ये गाड़ी मिलेगी। तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे मैंने कल बताया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो और दोनों को कुछ ना कुछ ना मिले, लाजमी तौर पर मिलेगा। अगर एक को कुछ मिल रहा है दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्वाई 4 जगह हैं जहां पे ये एक्सेप्शन है, वो भी जाके आगे डिस्कस करेंगे। उन 4 जगहों के अलावा मेरे बच्चे जो हमारे सिलेबस में है, और भी हो सकती हैं, हम तो अपने सिलेबस के लिहाज से बात करेंगे। तो बेटा ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में हमने क्या ऐड किया, कंसीडरेशन। तो क्या बन गई वो, एग्रीमेंट। हम सोच रहे थे भैया हमने बनाना क्या है, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और अगली बात हमने कहा कि इस एग्रीमेंट में क्या ऐसा ऐड करें ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो हमने कहा था इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करो। और इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या था, कानूनी कार्रवाई। यानी कि अगर किसी एग्रीमेंट में कानूनी कार्रवाई भी हो तो मेरे बच्चे वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट में कानूनी कार्रवाई ना हो तो मेरे बच्चे वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब अगली बात आती है कानूनी कार्रवाई ऐड कैसे होती है। मेरे बच्चे याद रखना, पहले तो ये देखना, ये हम बोलकर ऐड नहीं करते। ये जो कानूनी कार्रवाई होती है ये हम बोलकर ऐड नहीं करते। ये नहीं कहते कि जब हम किसी से कॉन्टेक्ट करने जा रहे हो तो पहले जस्ट एग्जाम्पल, आप गए किसी दही की दुकान पे, उसको कहा कि भैया मुझे 2 किलो दही दे दो, उसने कहा कि ठीक है दे देता हूं ऑफर, और आप कहें रुक, देख मैंने तुझे ऑफर की, तूने एक्सेप्ट कर लिया, मुबारक हो हमारी प्रॉमिस बन गई। अब हम जरा थोड़ा सा इसको क्या बनाए, पहले एग्रीमेंट बना ले। अच्छा मेरे लिए जो दही है वो कंसिडरेशन, तेरे लिए मेरे पैसे कंसिडर, मुबारक हो, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। लेकिन रुक जरा, हम इसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड कर दें। भैया अगर तूने मुझे दही ना दी और मैंने तुझे पेमेंट ना की तो हम एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी ऐड कर ले बीच में। तो हम उसके बाद कहें मुबारक हो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये जो बाकी दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें अगर ये होनी हो ऐड, जहां पे होनी हो, अभी हम देखेंगे कहां पे ऐड होती, ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है बगैर आगे आपने इन दोनों चीजों, ये मेरे बच्चे बोल लिखकर होना है सारा कुछ, बोलकर होगा या लिखकर होगा, या एक और तरीका कार भी है जहां पे ना बोले ना लिखे। लेकिन ये दोनों चीजें आपको बोल लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट चलें दोबारा आइएगा, वापस आइए। अब हमने अभी डिस्कस किया कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, इन्फोर्सेबिलिटी। अब इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होती है, कानून कहता है कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे हम बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे हम बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते। ये कानून बता रहा है। फिर हमने कानून से पूछा, अच्छा बता ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते। उसने कहा कि 4 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। एक, जैसे कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था, अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो रहे हैं, याद है इस बंदे ने कल अपनी बेगम को कहा था कि मैं डिनर करवाऊंगा आपको, लेकिन बाद में वो पहुंचे नहीं घर। तो हमने कहा था कि अब देखो इसने ऑफर की थी, बेगम ने एक्सेप्ट कर लिया था, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, तो प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है, मान लो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी की कमी थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो मान लो कि इसने, बेगम ने सोचा होगा कि भैया यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी भी होगी, ये चली गई वहां पे अदालत, चलो अदालत की अभी हम बात नहीं करते, थाने में चली गई, भैया एफआईआर काटो उसके खिलाफ, है उसने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वहां पे जो थानेदार है उसको समझाएगा कि बीबी ये जो मामला है ये आपका डोमेस्टिक मामला है, और जो डोमेस्टिक मामला होते हैं हम वहां पे अज्यूम करके बैठे हैं कानून वाले कि यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमेस्टिक मामला होते हैं उसमें मैक्सिमम एग्रीमेंट ही बन सकता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ अनलेस के कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाए, वो भी आगे जाके हम देखेंगे। कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते। ये जो घरेलू मामला हैं भाई, लोग एक दूसरे से 100 वादे करते हैं, अगर वो वादे पूरे ना हो रहे हो फिर तो हमारे घर का मान लो कि अगर वो कानूनी कार्रवाई हो सकती तो फिर तो हम तहस नहस हो जाता है। बड़ा भाई छोटा भाई सब जेल में है, फलाना जेल में है, तो सारा दिन रोटियां पक पक के जेल में जा रही हैं, आधा खानदान जेल में बैठा है, क्योंकि वो घर में वादे थोड़ी पूरे कर रहे होते हैं हम, है? तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, जो डोमेस्टिक, देखो एक जगह हमें मिल गई जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, और कौन सी जगह, डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑफर भी होती होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, प्रॉमिस बनती होगी। प्रॉमिस में यहां पे अज्यूम कर लो अगर कंसीडरेशन भी है तो क्या बनता होगा, एग्रीमेंट। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं, तो कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं होती। याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, हमारे सोशल मामला। जैसे मान लो ये 3 दोस्त हैं, इन तीनों दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि देखो भैया जिस दिन हमारा आखिरी पेपर होगा ना, आखिरी, मिस्टर ए ने बाकी दोनों को कहा कि भाई देखो जिस दिन आखिरी पेपर होगा क्या हम मूवी देखने जाए। इन दोनों ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई।
प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में मान लो कि दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, क्या बन गया? एग्रीमेंट। अभी हम उस पर वो नहीं कर रहे, ना उसकी जरूरत है उस कंसिडरेशन वाले मामले पे फोकस करने की। अब उसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे, ये जो मिस्टर ए है ये पहुंच गया वहां पे, उन्होंने बाकी दोनों ने कहा कि ठीक है तू पहले जाके ना टिकट शिकट हमारी भी खरीद लेना, हम भी इंशाल्लाह वहां पे, इंशाल्लाह क्यों कहना, यहाँ पे हम भी वहां पे पहुंच जाएंगे। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, कि वो बंदा गया वहां पे, उसने अपना टिकट भी खरीदा, उन दोनों दोस्तों का भी खरीदा, और मूवी का टाइम शुरू हो गया, वे जाके मूवी देखने शुरू करें, वो वेट कर रहा, वो आ ही नहीं रहे भाई, वो नहीं आए वहां पे, आए ही नहीं वो। अब आपको लग रहा है जब ये मूवी खत्म होगी वो सीधा थाने जाएगा और जाके कहेगा मेरे दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई करें, और थानेदार पूछेगा किस मकसद के लिए, उन्होंने कहा मूवी देखने का वादा किया और वो वादा पूरा नहीं किया। अब यहाँ पे थानेदार इसको समझाएगा, देखो इस तरह के जो हमारे वादे होते हैं ना, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं सोशल, ये सोशल प्रॉमिसेस होती हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। इन सोशल एग्रीमेंट्स के अंदर हम बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते, यानी कानूनी कार्रवाई ऐड नहीं करते। जब कानूनी कार्रवाई है ही नहीं इसके अंदर, तो हम इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। तो दोस्तों के साथ हम कितने वादे करते हैं आज दोस्त को कहा कि भाई शाम को तेरी दावत है, और खुद ताला लगा के घर से गायब है। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि वो दोस्त थाने जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, और थानेदार भी माशाल्लाह इतना वेला होगा, वो क्या कर देगा, आपके खिलाफ एफआईआर कार्ड भी देगा। नहीं मेरे बच्चे, जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमेशा एग्रीमेंट ही रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। याद रखोगे, अभी तक देखो दो जगह ऐसी हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एग्रीमेंट ही रहता है। जो डोमेस्टिक मामला है, जो घरेलू हमारे वादे होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो सोशल दोस्तों दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ हमारे जो वादे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जस्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं या प्रोमिस हो सकते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, चलो ये तो हो गया ना, ये डोमेस्टिक मामला हो गया। ले बेटा, ये भी वैसे डोमेस्टिक ही है, लेकिन हम पहले अपने चार पूरे करते हैं। मिस्टर ए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी यार देख नमाज पढ़ा कर। उसने कहा कि ले कल से पक्की नमाज स्टार्ट। अब भैया हुआ क्या, उसने जब कल देखा मिस्टर बी फिर सो रहा है, वो नमाज पढ़ ही नहीं रहा। ये कोई भी है, ये कोई भी है, या कोई तबलीगी जमात वाला था, कोई भी था, ये लाजमी नहीं कहा ये डोमेस्टिक मामला है, ये दोस्त है, कोई भी है। उसने कहा था भाई नमाज पढ़ो, उसने कहा कि कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। उसने मिस्टर ए ने देखा कि वो अभी भी नमाज उसने पढ़ना स्टार्ट नहीं की। आपको लग रहा है ये सीधा थाने में चला जाएगा और थाने में जाके कहेगा सर देखे मिस्टर बी ने मुझसे वादा किया था, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और आपको लग रहा है कि थानेदार वहां पे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? कहते सर अगर यहाँ पे वादा हुआ भी था, ये हमारी रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं या रिलीजियस प्रोमिसेस होती हैं। जो रिलीजियस प्रोमिसेस होती हैं अगर वो पूरी ना करें तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब रिलीजियस कमिटमेंट्स के अंदर कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती बाय डिफॉल्ट। अब यहां पे होगी हमारे तीन तरह के मामला, जो हमारे डोमेस्टिक मामला हो, जो सोशल मामला हो, जो रिलीजियस मामला हो। ये एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, यानी कि इनके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट में क्या ऐड होना चाहिए? इन्फोर्सेबिलिटी। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या है? कानूनी कार्रवाई, कि अगर कोई बंदा वादा पूरा ना करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि शुरू तो बात वादे से ही हुई है ना। तो लेकिन इन तीन जगहों पे कहीं पे भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे। अब उसके बाद आ गया मेरे बच्चे एक चौथा मामला, उसको हम कहते हैं ये है हमारी मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी। अब हुआ क्या, अज्यूम कर लो मिस्टर ए एक सड़क पे जा रहा था, और वहां पे मेरे बच्चे एक पत्थर पड़ा हुआ। मिस्टर ए जब जा रहा था सड़क पे, तो वहीं पे इसके पीछे पीछे एक मिस्टर बी भी आ रहा था। अब ये जब सड़क पे जा रहा था तो मिस्टर बी देख रहा था कि आगे सामने पत्थर पड़ा हुआ, और मिस्टर ए आ रहा है। अब इसकी एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि ये सड़क से पत्थर साइड पे करे। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, उसको थोड़ी सी ठोकर करवाई, उसको जरा थोड़ा सा साइड पे था, मजीद सेंटर में किया, और आगे चल पड़ा है। अब आपको लग रहा है मेरे बच्चे यहां पे कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी थी। देखो ये चाहे ऑफर एक्सेप्टेंस ना हुई हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां देखो, जब भी हम वादे करते हैं ना, वादों में हमेशा हमारे लिए एक जिम्मेदारी बनती है। यानी कि वादे होते किस लिए हैं? जिम्मेदारियां बनाने के लिए, किसी ऊपर जिम्मेदारी डालने के लिए। लेकिन अगरचे ये मॉरल मामलात के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस ना भी हुई हो, लेकिन हमारे ऊपर कानून ने एक जिम्मेदारी या शरीयत ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रखी है, तो ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर लें, रास्ते में अगर कोई पत्थर हो उसको हटा दो। लेकिन अगर किसी ने नहीं हटाया, तो ये थोड़ी है कि मिस्टर बी यहां से सीधा रोड चेंज करके थाने और कहेगा ये देखो ये मिस्टर ए के सामने पत्थर था, इसने उस पत्थर को नहीं हटाया, आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। या मान लो कि कोई बंदा बस में जा रहा हो, एक उसने पैसे देकर सीट ले रखी है, और वहां पे कोई बुजुर्ग आ गया, वो सीट के पास खड़ा हो, और एक बंदा देख रहा है कि इसके पास एक दो बंदे, वो दो खड़े हुए, एक बुजुर्ग है एक और बंदा, वो देख रहा है कि देखिए बुजुर्ग को सीट नहीं दे रहा, और वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
तो भैया देखो, ये ड्यूटी थी, ये मॉरल ड्यूटी है, किसी की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर वो पूरी कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पूरी ना कर रहा हो तो उसके उसके सर पे किसी तरह की कोई अब मान लो एक बंदा नलके से पानी पी रहा है और उसी के पास एक और बंदा खड़ा हो जिसके दोनों हाथ नहीं, एक और बंदा वो देख रहा है कि भैया देख, जब ये पानी पी लेगा इस बंदे को भी पानी पिलाएगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने पानी पिया, उस बंदे की तरफ देखा, मुस्कुराया और चला गया, उसने उस बेचारे को पानी नहीं पिलाया। अब आपको लग रहा है कोई और बंदा जो दूर बैठा वो दरख्त के नीचे देख रहा था ये सारा, उसके ऊपर केस करेगा जिसने पानी नहीं पिलाया? ऐसा लग रहा है? भैया उसकी इखलाकी जिम्मेदारी थी, है। अगर उसने पूरी कर दी बड़ी अच्छी बात है, अगर पूरी नहीं की तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ जगहों पे चलें इसको भी ऐड कर लो ताकि ये भी बीच में से खत्म हो। भैया देखो, मिस्टर ए, मिस्टर ए का बच्चा मिस्टर बी, ये सीए कर रहा है, और मिस्टर बी को फिक्र थी, मिस्टर ए को फिक्र थी पता नहीं ये जल्दी करेगा कि नहीं, इसलिए मिस्टर ए को, सॉरी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि बेटा देखो आप सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लो, मैं आपको हैवी बाइक लेकर दूंगा। वादा कर लिया। मिस्टर बी ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, और उसके बाद प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में अज्यूम कर लेते हैं दोनों के लिए क्या है, कंसिडरेशन भी है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। सारी बात है, एक को बाइक मिल रही होगी, एक को वही बात, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बाप के अंदर भी होती है कि बच्चे ने क्या कर लिया, सीए कर लिया है। तो उसके बाद मेरे बच्चे, अब इस एग्रीमेंट को हमें बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। भैया जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया, अब्बा के पास आया, भाई दो अब मुझे बाइक जो आपने वादा किया था। उसने कहा कि देख बेटा माशाल्लाह तूने सीए कर लिया ना, अब तू इतना कमाएगा उसी से तू हैवी बाइक भी खरीद लेना है, तो मैं तो तुझे फिलहाल हैवी बाइक नहीं लेकर दे रहा। अब आपको लग रहा है ये बच्चा सीधा थाने जाएगा और कहेगा इसके मेरे बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। अगर चला भी गया तो थानेदार वहां पे इसको क्या बता रहा होगा, ये डोमेस्टिक मामला है, ये डोमेस्टिक मामला है, इसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो कानूनी कार्रवाई है, सादा अल्फाज। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो तो मेरे बच्चे वहां पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई के लिए क्या होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, याद रखोगे इस बात को। इसका मतलब अगर अगर कहीं पे हम सिर्फ एग्रीमेंट पे खड़े हैं तो एग्रीमेंट पे कहीं पे भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कानूनी कार्रवाई के लिए मेरे बच्चे उसमें मजीद क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्फोर्सेबिलिटी। और जब इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाएगी एग्रीमेंट में, क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उस बंदे के पास ऑप्शन होगा, जो बंदा वादा पूरा ना करे उसके खिलाफ क्या हो सके, कानूनी। अब अगली बात आ गई जो हम दोबारा वहीं पे जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी जाती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, हाँ करना पड़े तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे देखो, ये डोमेस्टिक वादे हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया ना, यहाँ पे अगर कोई बंदा वादा पूरा ना करे कानूनी, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती। वो भी जाके जब आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा उसको। फिलहाल इसका मतलब क्या हुआ, चार जगह ऐसी हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट तो नहीं ऐड होती, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लोगे तो फिर शायद हो सकती है। वो चार कौन कौन सी हैं, डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस, मॉरल। यहां पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, करनी हो तो रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कानून क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, और वहां पे पकड़ के कानून फा करके फेंक देता बीच में इन्फोर्सेबिलिटी। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन वहां पे कानून ने क्या ऐड कर दिया है, इन्फोर्सेबिलिटी। अब वहां पे जहां पे कानून ने बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी, वहां पे मेरे बच्चे याद रखिएगा कि जैसे ही एग्रीमेंट में कानून ने खुद इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी, वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब वो जगह कौन से, दो जगह, जो हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट हो या जो हमारे बिजनेस एग्रीमेंट हो। जहां पे कोई कमर्शियल एग्रीमेंट हो या बिजनेस एग्रीमेंट, लेन देन के जो मामला, या कोई किसी कारोबार के साथ आप कोई लेन देन कर रहे हैं, या चाहे दो भाई क्यों ना हो, एक भाई दूसरे भाई को बाइक बेच रहा है, कमर्शियल मामला है, या किसी दुकान से आप कुछ चीजें खरीद रहे हो, बिजनेस मामला है, एक रक्षे वाले के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिजनेस मामला है, रक्षे वाला रक्षा चला रहा है, बिजनेस कर रहा है। जहां पे कोई कमर्शियल एग्रीमेंट हो या बिजनेस एग्रीमेंट हो, फिर रिश्ते नहीं देखने आपने, वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो जाता है, वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है। जैसे जस्ट एग्जांपल, एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि देख तेरे पास ये मोटरसाइकिल है, ये मुझे 60,000 की बेच दे। इसने ऑफर की, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की कि तेरे पास मोटरसाइकिल मुझे 60,000 की सेल कर दे। तो मैं कह दूं कि मिस्टर बी यहाँ पे मिस्टर ए को ऑफर कर रहे हैं। मिस्टर ए ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, क्या बन गई, प्रॉमिस में मुझे बताया दरकार दोनों के लिए कंसिडरेशन है। बी को क्या मिलेगा,
बाइक, और एक को क्या मिलेगा, 60,000 रुपया कैश। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में आगे बात इन्फोर्सेबिलिटी की। मुझे बताएं क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन की ट्रांजैक्शन है ना। अब यहां पे आपने ये नहीं कहना ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, ना, ये लेन देन का मामला है। अदालतें भरी पड़ी हैं जो आपस में भाइयों वालदेन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, भाइयों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, अगर किसी ने पूरा नहीं किया तो अदालतें भरी पड़ी हैं। क्राइम तो अलग मामला, अल्लाह माफ करें, आजकल तो नौबत क्राइम तक गई हुई है, वो अलग मामला, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आपस में हुए हुए, अगर किसी ने पूरा नहीं किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट हो या कोई बिजनेस एग्रीमेंट हो, चाहे रिश्ता फिर जो मर्जी हो, वहां पे कानून जबरदस्ती पकड़ के क्या ऐड कर देता है, इन्फोर्सेबिलिटी। और आगे जाके ये भी याद रखना, हम पढ़ेंगे इस इन्फोर्सेबिलिटी को आप बीच में से निकाल भी नहीं सकते। अगर आप कहें ना कि हम इस इन्फोर्सेबिलिटी को बीच में से निकाल देते हैं, कल हम में से कोई भी बंदा एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते, उसके बावजूद कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो आगे जाके हम देखेंगे। क्या रखोगे इस बात को। अब देखो मेरे बच्चे, हमने पढ़ना क्या शुरू किया, हम ये सीख रहे थे कि बेटा देखो, जो दो तरह के टर्म्स बोली जाती हैं, एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा फर्क होता है, बल्कि आप आज के बाद आप तीन टर्म्स बोला करो, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों में फर्क है, अगर देखा जाए कुछ डिफरेंस है। अगर एक वादा, एक ऑफर करे दूसरा एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनती है, यही पढ़ते आ रहे हैं ना, एक ऑफर करे दूसरा एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनती है, प्रॉमिस। हमने कहा कि एक्चुअली हम इस प्रॉमिस को अगर एग्रीमेंट बनाए तो क्या करें इसके लिए, है। तो हमने कहा कि इस प्रॉमिस में क्या ऐड कर दो, कंसिडरेशन। फिर हमने देखा कि कंसिडरेशन होती क्या है, हमने कहा कि इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को फायदा मिल रहा हो, देखो कि बगैर फायदे के कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। जो अगर हम, क्योंकि जहां हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही रहे, जो दोनों पार्टीज को इन रिटर्न फायदा मिलना है, उस फायदे को हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन भी ऐड कर दे वादों में तो क्या बनेगी, एग्रीमेंट। हम कहते हैं कि हम इस एग्रीमेंट को बनाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या इसमें ऐड करें, इन्फोर्सेबिलिटी। फिर हमने कहा कि इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होती है, कानूनी कार्रवाई कैसे ऐड होगी इसके अंदर। हमने कहा कि देखो, पहले नंबर पे अभी मोटी मोटी दो बातें याद रखो, बाकी बाद में देखेंगे एसेंशियल्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के ना कुछ एसेंशियल्स होंगे, वो हम चैप्टर नंबर 3 से पढ़ने शुरू करेंगे फिलहाल, बल्कि पढ़ तो यहीं से रहे, लेकिन नाम लेकर जो पढ़ाना शुरू करेगा वो चैप्टर 3 से करेगा। फिलहाल पढ़ हम यहीं से रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहां से हुआ है, ऑफर से। एक्चुअली ये ऑफर भी एक एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस भी एक एसेंशियल है, लेकिन इसकी बेशर्मी है किताब वाले की, इसको नहीं रखना, वो आगे से कुछ चीजें बता रहा है। बहरहाल देखिएगा मेरे बच्चे, इन्फोर्सेबिलिटी कब ऐड होती है और कब ऐड नहीं होती। हमने कहा कि अगर तो कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही तो वहां पे बाय डिफॉल्ट कानून इन्फोर्सेबिलिटी पकड़ के ऐड कर देता है। अगर कोई डोमेस्टिक, रिलीजियस, सोशल या मॉरल जिम्मेदारी हो किसी की, कोई वादे हो रहे हो इस तरह के, वहां पे कानून इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करता। हाँ, अगर ऐड करनी हो तो यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, और यहां पे बाय डिफॉल्ट। याद रखोगे इस बात, थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी हमने याद रख लिया ना फिलहाल, तो अभी देखो ये चीजें हमने आगे जाके पढ़नी है। अभी तो हम जरा थोड़ा सा बना रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमने सीख लिया कि एक्चुअली सर हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हमें ये पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वादा है जहां पे अगर कोई बंदा वादा पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेकिन आज हमें ये भी थोड़ा सा पता चल गया कि कुछ जस्ट एग्रीमेंट ही होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो एग्रीमेंट हो और वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट हो, तो वहां पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी हो, लफ्ज चाहे उसको एग्रीमेंट बोल दो, लेकिन अगर उसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी भी हो, देखो मेरे बच्चे, जिस एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है ना, चाहे आप इस एग्रीमेंट को अभी भी एग्रीमेंट बोल दो, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हुई हुई है, इन्फोर्सेबिलिटी। और वो कब होती है, जब बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन। चाहे आप इस तरह की बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, उनको लफ्ज एग्रीमेंट भी बोल दो, लेकिन मेरे बच्चे है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह का, वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिसको आप बोल ही कॉन्ट्रैक्ट रहे हो, वो तो पक्की बात है, उसमें तो कानूनी कार्रवाई है ही है, याद रखोगे। लेकिन एग्रीमेंट में जहां पे लफ्ज बोला जाए वहां पे देखा जाएगा, अगर तो ये बिजनेस और कमर्शियल है, हमें पता है फिर इसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी है और ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल, सोशल हो, फिर हमें पता है कि इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होती ही नहीं, इसलिए जस्ट एग्रीमेंट है, इसको कभी भी लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अभी, ताकि अभी हम जरा किताब की तरफ आए। तो बेटा हमने कहा था कि हम सीखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होगी, ऑफर से। मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होनी है, ऑफर से, याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर ऑफर नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। चलें देखिए, मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा कि नजीर तेरे पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दे। अब मेरे बच्चे जरा दोबारा बता दे, जब मैं कह दूं मिस्टर बशीर यहाँ पे मिस्टर नजीर को क्या कर रहा है, ऑफर कर, और जो ऑफर कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे, ऑफर, और जिसको ऑफर की गई हो उसको क्या बोलेंगे,
ऑफरिंग, ऐसे ही मेरे बच्चे। और अगर मिस्टर नजीर इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ऑफर हो और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो हमने डिस्कस किया था क्या बनता है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में हमने देखना कि सर कंसिडरेशन है दोनों के लिए। मुझे बताएं बशीर को क्या मिलेगा, बायर है ना ये, ध्यान रखना है ये चीजों को साथ साथ देखा करना है कि किसने देखो मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को ऑफर की थी बाइक मुझे भेज दो, तो इसका मतलब बायर है, तो उसको क्या मिलेगा बदले में, बाइक मिलेगी। और मिस्टर नजीर को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ऐसे ही। तो इसका मतलब दोनों के लिए कंसिडरेशन है। हाँ, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या मैं कह दूं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है कोई? देखो कारोबार तो होता है ना एक बंदे, अगर तो नजीर की पूरा वो वहां पे उसने शोरूम बना रखा है मोटरसाइकिलों, तो फिर तो हम कहेंगे उसका कारोबार है। लेकिन यहाँ पे उसका शोरूम तो नहीं, लेकिन कम से कम ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो कह सकते हैं ना इसको, है कोई लेन देन की कोई ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो कानून ने बाय डिफॉल्ट पकड़ के क्या कर दिया होगा, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दी होगी। इनका रिश्ता नहीं देखना, बशीर नजीर नाम से लग रहा है ये भाई है, ये नहीं देखना कि ये भाई हैं तो शायद सर वो डोमेस्टिक मामला है, ना ना, ये क्या है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है। जहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे भाइयों के दरमियान हो, वालदेन भाई बच्चों के दरमियान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून पकड़ के क्या ऐड कर देगा उसके अंदर, इन्फोर्सिबिलिटी। और ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और अब अगर किसी ने वादा पूरा ना किया, उसके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले, सर ये ऑफर क्या होती है। ये जो हम कह रहे हैं कि सर ये ऑफर कर रहा है मिस्टर बशीर मिस्टर नजीर को, ये ऑफर हम कहते किसको है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। शुरू करें मेरे बच्चे, आज हम ये किताब की तरफ आगे, अब हम किताब पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, लेकिन चीज़ों को बड़े गौर से समझना है। ये पहले 3 चैप्टर, चैप्टर 2, 3, 4, किसी ने तवज्जो दे दी इसके ऊपर और ये हजम हो गया आपको, आगे यकीन कर लो वैसी ये सारी चीज़ें आगे बेसिस इसके ऊपर करेंगे। लेकिन अगर हमने इसको माड़ा रखा ना, तो आगे भी मेरे बच्चे हमारी चीज़ें सही नहीं। तो बड़ा ध्यान से, बड़े सुकून से करेंगे हम इन 3 चैप्टर्स को खास तौर पर। ये बड़ा ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल भी है, चाहे ऑफर कह दो चाहे प्रपोजल कह दो, एक ही बात है। जो ऑफर कर रहा हूं उसको क्या बोलते थे, ऑफर। और जो प्रपोजल दे रहा हूं उसको क्या बोलेंगे, प्रपोजल। बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं बेटा, अज्यूम कर लो मिस्टर ए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफर की डेफिनेशन, लेकिन उसमें देखिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। बायर कौन है, मिस्टर ए, और सेलर कौन होगा यहां पे, मिस्टर बी। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, मिस्टर ए की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा क्वेश्चन बना दो, ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है, लेकिन हमने इसको क्या बनाना, एग्रीमेंट। बताएं मिस्टर ए के लिए यहां पे कोई कंसिडरेशन है क्या, गाड़ी। मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है कैश जो 20 लाख रुपया। तो मैं कह दूं यहां पे दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तो ये एग्रीमेंट, क्या ये एग्रीमेंट में मुझे बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्यों है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो मेरे बच्चे हम कहेंगे यहाँ पे क्या ऐड होगी है, इन्फोर्सिबिलिटी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे मिस्टर ए ने क्या, मिस्टर बी को जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साथ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये भी कहा था, देखो गाड़ी मुझे आज दे दो, लेकिन मैं पेमेंट करूंगा आपको जाके 31 दिसंबर 2024 को। मिस्टर बी ने कहा था यार देख पता नहीं तू पेमेंट करेगा कि नहीं, ऐसा कर एहतियातन मुझे चेक दे दे। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कर दिया था, एक 20 लाख रुपए का एक चेक बना के मेरे बच्चे उसने 31 दिसंबर का एक 20 लाख रुपए का चेक बना के साइन करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया, और मामला फिलहाल तो रफा दफा हो गया। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफर की डेफिनेशन। कहता ऑफर क्या होती है, कहता जब एक बंदा, व्हेन वन पर्सन, ये हम एक ही बात कर रहे हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है इजहार करना, सिग्निफाई टू अनदर, किसी दूसरे बंदे के सामने इजहार कर रहा हूं, किस चीज का, हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश का। लिख लुख लिया करो बेशर्मो, काम आएगी ये बातें। देखो जब आपने पढ़ना भी तो है ना इसको, या तो माशाल्लाह इतने आप आइंस्टाइन हो, आइंस्टाइन भी बेचारा कहता है शुरू में नालायक ही था आपकी तरह, लेकिन उसने बाद में जारी बात है, साइंसदान पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से सारे नालायक। आप कहेंगे सर हम भी वही हैं, हम भी साइंसदान ही बनेंगे, तो लिख लिया करो जो इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, काम आ जाएगी आपको, कोई लफ्ज इस तरह के, चाहे आखिर में लिख लेना, बस मुझे ये तसल्ली दे दो कि सर लिख लेंगे हम। ले बेटा, व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा इजहार कर रहा हो, इजहार कर रहा हो किसी दूसरे के सामने, किसका, अपनी ख्वाहिश का, किस मकसद के लिए, कुछ करने के लिए। अब देखो मैं ये कह दूं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि भैया ये गाड़ी मुझे बेच दो, क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ करने को कह रहा था, या कुछ करने से रुकने को कह रहा था, ये ना करना, या ये कह रहा है ये करो, ये गाड़ी मुझे क्या कर दो 20 लाख की बेच दो।
मैं कह दूं यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ करने के लिए कह रहा है, ऐसे ना मेरा। ऑफर क्या होती है, कहता है कि जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए कह रहा, फिलहाल ये लाइनें अभी बता दो। When one person signify to another his willingness, जब एक बंदा दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, with a view to obtaining the assent of that other person, और ये अपनी जो ख्वाहिश उसने उसके सामने रखी है, इसका मकसद क्या हो, दूसरे बंदे की उस ख्वाहिश के ऊपर रजामंदी हासिल करना। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब ऑफर किसी को करते हैं कुछ करने के लिए, ये कुछ कर दो, उसमें हमारी प्योरली जो नीयत होती है सिर्फ एक होती है ऑफर करने की, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना, इसके अलावा कोई दूसरी इसका मकसद होता ही नहीं ऑफर का। आज के बाद आपको एक आई के आपके सवाल का पता चल गया, ऑफर का मकसद क्या होता है, दूसरी पार्टी की असेंट हासिल करना। इसके अलावा अगर किसी ने कह दिया नहीं ऑफर का कोई और मकसद भी होता है, चपेड़े कराना उसको। कानून ने बड़ा वाजे करके लिखा हो, ऑफर का मकसद क्या है, किसी दूसरी पार्टी की, जो बंदा ऑफर कर रहा हो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, जिस बंदे को ऑफर कर रहा है उस बंदे की रजामंदी हासिल करना, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता। किस चीज की रजामंदी हासिल करना, उस ऑफर पे। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा था ये गाड़ी मुझे 20 लाख की बेच दो, मकसद क्या है, उस 20 लाख गाड़ी बेचने के ऊपर मिस्टर बी की रजामंदी हासिल कर, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट। अभी ये लफ्ज रहने दो, तो हम समझेंगे मिस्टर ए क्या कर रहा है, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। यानी कि देखो वैसे तो ऑफर होती है ना, आपको वैसे ही पता है ऑफर क्या होता है, मैं कहता हूँ ये मोबाइल में 10,000 का खरीदो, मैं क्या कर रहा हूँ ऑफर कर, लेकिन जब पढ़ना शुरू करो तो कितना दिक्कत पैदा कर देते हैं ये उसके अंदर। वही जो हम आप दिन रात ऑफर, इवन देन यहाँ पे आप क्लास में बैठे ऑफर करके बैठे, आप आए थे एडमिशन ऑफिस में, आपने कहा था कि सर मुझे बीला में एडमिशन दे दो, जब ये आप कह रहे थे ऑफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक करा ही नहीं रहे, इनकार कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, या उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं, ठीक है हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं। ऑफर मेरे बच्चे एक सादी सी मामला है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करें अजीब सा मामला है। यहाँ पे ना ऑफर के कुछ एसेंशियल भी आपको नजर आएंगे यहीं पे। ऑफर के अंदर कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। अगर एक बंदा हो, कभी एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। अगर ऑफर करनी है उसके लिए दूसरे बंदे का होना जरूरी है। सर ये कैसे पता चला, उसने बकवास नहीं की, ये देखो ऊपर क्या कहा था उसने, कह रहे जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को, ये देखो, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को, इसका मतलब क्या हुआ, एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, ऑफर करने के लिए किसी दूसरे बंदे का होना जरूरी है। क्योंकि आगे जाके हमने एसेंशियल भी तो पढ़नी है ना, ऑफर कौन सी वैलिड होती है। वैलिड ऑफर वही होगी जो बंदा अपने आप को ना कर रहा हो है, बल्कि वो क्या कर रहा हो, किसी और बंदे को। देखो ये मेरा मोबाइल है, मैं मान लो कि मैं कह रहा हूँ राणा ये मोबाइल ना 10,000 का राणे को भेज दो, आपको लग रहा है राणे का ज़हनी तौर सही है, अल्लाह माफ करे, आपको लग रहा है यार ये गलत बंदे के पास एडमिशन ले लिया है, इसको तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे आपको मोबाइल बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को कहूँ बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, समझिएगा चीजों को। ऑफर क्या होती है, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, और ये ख्वाहिश का किस चीज की ख्वाहिश, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, यार ये गाड़ी मुझे बेच दो, कुछ करने को ही कह रहा था ना उसको, कुछ करने से रोक तो नहीं रहा, अभी रोकने वाली बात भी हमने पढ़नी है, फिलहाल तो कह रहा था ये गाड़ी मुझे भेज दो। और इस ये अल्फाज बोलने का मकसद क्या था, अगली बंदे की रजामंदी हासिल करना इन अल्फाजों के ऊपर, ये गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दो। और मकसद क्या है, ताकि अगला बंदा वो क्या रजामंदी शो कर दे, ठीक है भैया मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीद लो, या मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूँ। हाँ, सादा अल्फाज में हमें हाँ चाहिए। ऑफर का मकसद ही, प्रपोजल का मकसद ही क्या होता है, अगली पार्टी की हाँ हासिल करना। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे बच्चे एक एक चीज, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है, देखो अब मैं अल्फाज बोलने लगा उर्दू में। ऑफर किसी को कुछ करने के लिए भी हो सकती है, ऑफर किसी दूसरे को कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। दोनों तरह के ऑफर्स हो, दो ही तरह के ऑफर्स हो, या तो जब आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, या आप किसी को कुछ करने से रोकने के लिए। और बात का एक ऑफर के अंदर कुछ करना भी हो सकता है, कुछ करने से रोकना भी हो सकता है। फिलहाल तो हमने देखो इन सारी चीजों को बताओ। तो ये ना, मैं लिखने लिखाने के मामले में मेरी कोशिश है मैं बोलूँ गया ना, ये जो प्रेजेंटेशन लिखने वाली होती है ना, ये मेरी तरह थोड़ी सी मारी थी। हाँ बस यही सुनना चाह रहा था मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। होती भी तुमसे बच्चे आपने क्या कर लेना, लेकिन फिर भी आप मेरे बच्चे हैं, कम से कम क्लास तो छोड़ सकते हैं सर। हाँ फिर ये हो सकता है। नहीं बेटा उधर देखिए, कहता है वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने इजहार कर रहा हो अपनी ख्वाहिश का। टू डू को भी रहने दो, अब इसको मिटा दो।
थोड़ा इतने अल्फाज मुझे देखो थोड़ा से थे जिनको मिटाना था, लेकिन ढूंढते हुए दिक्कत हुई। ले बेटा अब जरा इसको पढ़िए। कहता कि जब एक ओ यार वो हुआ क्या था, जब इसने 20 लाख की वो खरीदा था माजरत के साथ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया था, एक चेक दिया था, और चेक के ऊपर तारीख लिखी हुई थी 31 दिसंबर 2024। और ये चेक आज तारीख क्या है बोला, 3 दिसंबर को ये चेक दिया था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब गाड़ी ली। लेकिन चेक के ऊपर तारीख कौन सी लिखी हुई है, 31 दिसंबर। और ये 20 लाख रुपए का चेक दे दिया था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। तो भैया आज हम बैठे हैं 31 दिसंबर, क्योंकि दूसरी चीज भी पढ़ लेना। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। अब कुछ करने वाली तो देख ली कि भैया उसने कहा था गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दो, उसने क्या कर दिया था, उसके ऊपर रजामंदी शो कर दी थी, क्योंकि ऑफर का मकसद ही क्या था, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। अब जब 31 दिसंबर आया, मिस्टर ए को पता चला कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, और अगर मिस्टर बी बैंक में पहुंच गया और उसने बैंक में चेक प्रेजेंट कर दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो मिस्टर बी के पास ऑप्शन होगा, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पे हुआ क्या, 31 दिसंबर को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉल किया, भैया बी क्या कर रहा है आज। कहता यार बस रेडी हो रहा हूँ, बैंक में जाने लगा हूँ तेरा चेक लेकर। उसने कहा कि अब देखो, अब नए सिरे से काम शुरू होने लगा, पिछला मामला खत्म हो गया वो, अब नए सिरे से एक चीज शुरू होने जा रही है। यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, क्या ऑफर की, भैया आज के दिन के ऊपर इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। अब इसने ये ऑफर की, और इस ऑफर का मकसद क्या है, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। चलो मान लो कि हम और बीच में अल्फाज ऐड कर लेते हैं, भैया 10 दिन इस चेक को मजीद बैंक में प्रेजेंट ना करो। अब मिस्टर बी ने कहा कि भैया मैं नहीं करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। उसने कहा कि मैं तुझे 20 लाख की बजाय 20,50,000 दे दूंगा, लेकिन 10 दिन इस चेक को बैंक में मजीद प्रेजेंट ना करो। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मकसद ही क्या था इस ऑफर करने का, असेंट हासिल करना, और उसने असेंट शो कर दी। अब दोबारा जरा बनाओ, मिस्टर ए का ये कहना कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो अगले 10 दिन, ये क्या था, ऑफर। और मिस्टर बी ने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मिस्टर ए के लिए यहां पे कंसिडरेशन क्या है, वो मजीद 10 दिन मिलना, और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 50,000 मिलना। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है, बिल्कुल। और मेरे बच्चे मुझे बताएं, उसके बाद ये जो एग्रीमेंट बन गया इसमें क्या ऐड करनी है, इन्फोर्सिबिलिटी। क्या ये कमर्शियल मामला है, बिल्कुल। तो कानून ने पकड़ के क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, इन्फोर्सिबिलिटी। अब अगर 10 दिन जब वो बाद में चेक बैंक में प्रेजेंट करेगा, तो जहां पे वो 20 लाख ले रहा होगा, साथ वो मिस्टर ए से कितने लेगा, 50,000 और भी लेगा। अगर 50,000 मिस्टर ए नहीं देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना एक। अब लाइनें पढ़नी है ऊपर वाली। When one person signifies to another his willingness, जब एक बंदा दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, टू abstain from doing anything, कि अगले बंदे को कह रहा है कि फलाना काम करने से बाज आ जा, रुक जा, ना करेगी काम, विद अ व्यू टू obtaining द असेंट। और मकसद क्या है ये बात कहने का, ये बाज आ जाए, ये रुक जा, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना, किस चीज के ऊपर, ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एब्सटिनेंस, कि उसे रोकने के ऊपर अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। समझ लो वो क्या कर रहा है, वो ऑफर कर, यानी कि ऑफर किसी को कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और मकसद क्या होता है इन दोनों में, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। अब जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक कारोबार कर रहा हूं, आप मेरे पास आए, आप कहते हैं सर मैं भी आपके साथ पार्टनर बनना चाह रहा हूं, मैं भी आपके साथ पार्टनर बनना चाह रहा हूं। अब मैं आपको एक ऑफर करता हूं, मैं कहता हूं ठीक है मैं आपको पार्टनर बना लूंगा, अगर आप अपना वो फलाना कारोबार बंद कर दें। अब मैंने जो ऑफर की है आपको पार्टनर बनाने के लिए, देखो मैं आपको पार्टनर बना लूंगा, ऑफर कुछ करने के लिए भी है, पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन मुझे बताएं क्या साथ कुछ करने से रोकने के लिए भी है, हाँ, क्या आप फलाना कारोबार बंद कर दो। आपने क्या कर दिया, असेंट शो कर दी। अब ये जो असेंट शो किया कि आपने कहा ठीक हो गया, अब ये असेंट शो पार्टनर बनने के लिए भी है और वो कारोबार बंद करने के लिए भी है। तो साथ इसमें ये एक ऐसी एग्जांपल थी जिसमें दोनों एलिमेंट्स है। बात याद रखो, जैसे मान लो ये बंदा है क्या करने लगा, ये यहाँ पे दीवार बनाने लगा है, तो हमने उसको कहा कि यार ऐसा कर, यहाँ पे दीवार ना बना, इस थोड़े से एरिया को छोड़ दे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह दे दे, बच्चों ने यहाँ से गुजरना है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, हम इसका आपको इतना पे कर देंगे। हम मुझे बताएं इस घर वाले को हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं या कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए, कि भैया यहाँ पे ये दीवार ना बनो। उसने क्या कर दिया, रजामंदी शो कर दी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये ऑफर है, बिल्कुल ये ऑफर है। तो ऑफर किस मकसद के लिए हो सकती है, उसके दो ही मकसद होते हैं, या तो किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, या किसी को कुछ करने से रोकने के लिए। और इसका मकसद क्या होता है, ये चलो ऑफर होती किस तरह की है, या तो कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए, मकसद हमेशा यही होगा कि मकसद क्या है, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। और कि अगली पार्टी कौन सी है, ऑफरी, याद रखोगे। तो मेरे बच्चे आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे ऑफर की डेफिनेशन पूछ ले,
अगर तो पेपर में पूछ ले फिर तो यही लिखनी है, अल्फाज यही रखेंगे, डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोशिश करनी है हमने, अल्फाज कोशिश करनी है। ये ना हो कि खुदा ना खासा आपको लग रहा हो नहीं मुझे वो किताब वाले अल्फाज याद नहीं है, तो आप कोशिश भी ना करें। आपने कोशिश करके ये अल्फाज यूज करके वहां पे लिखने की कोशिश करनी। अगर ना खुदा ना खासा हो अल्फाजों में कोई कमी बेशी हो गई, मतलब उसको समझा देना, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है। जब वो डेफिनेट, बाकी बाकी सारे लॉ के अंदर जिन मर्जी अल्फाजों के अंदर आप आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे ऐसे ही करते आ रहे हैं, सालों से पेपर पास करते आ रहे हैं। लेकिन जहां पे वो डेफिनेशन पूछ लेगा ना मेरे बच्चे, फिर डेफिनेशन में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वही अल्फाज यूज करें जो डेफिनेशन के अंदर है। भरपूर कोशिश करनी है, लेकिन ये भी एब्सोल्युटली नहीं, कोई कमी बेशी हो सकती है, हम आखिरी इंसान हैं। इसलिए मेरे बच्चों पेपर में डेफिनेशन पूछता ही नहीं, ताकि हम आपको ध्यान में डालें ना। लेकिन अगर पूछ ले तो फिर क्या करना है, फिर कोशिश करनी है कौन से अल्फाज यूज करने हैं, डेफिनेशन वाले। तो क्या बोलोगे अगर आज के बाद कोई बंदा पूछ ले ऑफर क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, या प्रपोजल क्या होती है? क्या बोलेंगे जब एक बंदा सिग्निफाई कर रहा हो टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू आर टू अब्सटेन, क्योंकि कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। चलो, अप टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, और मकसद क्या है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर की असेंट हासिल करना। किसके ऊपर? उस कुछ करने के ऊपर या कुछ करने से रोकने के ऊपर। तो समझ लो वो बंदा क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल या ऑफर, एक ही बात है। याद रखोगे ऑफर की डेफिनेशन। और प्रपोजल इज कॉल्ड एन ऑफर, वाह कितना बड़ा लफ्ज बोल दिया उसने, हैं? और हाईलाइट करके बोला है कि प्रपोजल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑफर भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे हमारी कौन सी डेफिनेशन पूरी होगी, ऑफर की। देखो हम सीख क्या रहे हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। हाँ, ये शुरुआत कहां से हुई थी, ऑफर से। ये शुरुआत हुई थी मेरे बच्चे ऑफर से। सबसे पहले देखो ऑफर होती थी, एक्सेप्टेंस होती थी, हम क्या कहते थे, प्रॉमिस। सबसे पहले हमने पकड़ के ऑफर की डेफिनेशन पढ़ ली। हमने कहा पहले ये तो देखो ऑफर क्या होती है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं पे हो रही है ना। हमें पता चल गया ऑफर। अब वो आपसे अगली डेफिनेशन किस चीज की दे रहा है, प्रॉमिस की। क्या प्रॉमिस को डिफाइन करना मुश्किल है? इस इक्वेशन को पकड़ो, मैं कह दूं ऐसी ऑफर जो एक्सेप्ट हो चुकी हो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। क्योंकि इक्वेशंस को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं ना। या एक्सेप्टेड ऑफर, एक्सेप्टेड ऑफर क्या कहलाती है, प्रॉमिस। एक ही बात है ना मेरे बच्चे। तो प्रॉमिस को डिफाइन करें तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन द पर्सन। अब लेकिन यहां पे भी मेरे बच्चे तरीकाकार है, कानून है मेरे बच्चे, हर कानून के हर लफ्ज का मतलब है यार। मैंने, आपका बेटा नाम क्या है, अच्छा मैं कभी किसी से कोई नाम पूछूं और फिर दोबारा पूछूं किसी और क्लास में, फिर पूछूं, माजरत के साथ मुझे नाम याद नहीं रहते, कोशिश करके भी मुझे नाम याद ही नहीं होते। तो ये ना कहना कि सर हम तो थोड़े से हैं, हमारे नाम तो कम से कम याद रख लें, हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कोशिश करें। और मैं कोशिश करता ही क्या फायदा है। जब आप मेरे बच्चे कहीं पे मिलेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको आपके चेहरों से नहीं भूलूं, लेकिन नाम का क्या करना है। फिर उस वक्त दोबारा से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सर मुझे जानते हो, मैं फलाना बच्चा। इट्स ओके। बात समझ आ रही है कि नहीं? दिमाग को खाली रखो बेटा, बड़े काम है जो दिमाग में आपने रखे हैं। हर जगह पे लोग जा रहे होते हैं, रक्शे पे बैठे हुए, दीवारों पे नंबर पढ़ते जा रहे हैं, सब ऐड करते जा रहे हैं। भैया तेरा दिमाग इतना वेला है? पुरानी दुकान है, इसका ये नंबर है, इसका ये एड्रेस है, वो भी दिमाग में है। यकीन करो दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा रख। देखो ये भी तो है ना, मोबाइल किस लिए है, जो है चीज इसके अंदर फेंके जाओ, है? तो ये संभालेगा ना ये सारा काम। दिमाग को साफ सुथरा। खैर, वैसे नाम याद रहने चाहिए मादर, क्योंकि मेरे अंदर डेफिशिएंसी है ये बात, तो मैं उस कमी को पूरा करने के लिए आपको ये सारी बातें कर। अदरवाइज नाम तो कम से कम याद रहने चाहिए। नहीं बेटा, हुआ क्या, नाम क्या था मेरे बच्चे, तलहा। देखो मैंने तलहा को कहा कि तलहा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। देखो आप सब भी बैठे हो, मैंने कहा कि तलहा मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। बेटा आपका नाम क्या है, रेहान। अच्छा रेहान ने 10,000, सर ये ले पकड़े 10,000 और दे दे मुझे मोबाइल। देखो मैंने ऑफर की थी ना, और मैंने ऑफर किसको की है, तलहा को। लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने कौन पहुंच गया, रेहान। भैया कानून है यहाँ पे, है? कानून है। कानून क्या कहता है, जिस बंदे को ऑफर की गई हो, अगर वही बंदा एक्सेप्ट करे तो हम उसी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे। कोई और एक्सेप्ट कर ले उसकी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती। याद रखोगे इस बात को। अगर मैं तलहा को ही ऑफर कर रहा हूं और रेहान एक्सेप्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये एक्सेप्टेंस वैलिड हो सकता है, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्योंकि देखो अल्फाज क्या है, व्हेन द पर्सन, व्हेन द पर्सन टू हुम, इस टू हुम का मतलब है जिस बंदे को ऑफर की गई थी, उसी वही बंदा, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो भी इजहार कर दे अपनी रजामंदी का। क्योंकि ऑफर हमने इसी मकसद के लिए की थी ना, कि अगली पार्टी भी असेंट शो कर दे। लेकिन अगली पार्टी कौन सी, जिसको ऑफर की गई है। ये ना हो कि माशाल्लाह पूरा मोहल्ला एग्री हो, लेकिन जिसको ऑफर की गई है वही एग्री है। होता ना बात का, हम किसी को ऑफर करते हैं पूरा घर एग्री है,
है। लेकिन जिसको ऑफर की गई हो वही एग्री नहीं होता ना। घर में एक गाड़ी है, जिसके नाम पे है, जो मालिक है, आपने उसको कहा कि ये गाड़ी 50 लाख की भेज दे, 20 लाख की गाड़ी थी, वो घर वाले कह रहे हैं निकाल दे निकाल दे, है। वो कह रहा भैया देख मेरी यादें हैं इस गाड़ी के साथ, है, बड़ों की निशानी है ये, मैं क्यों भेज दूं इस बात को। भैया घर पूरा सारा एग्री है, वहां पे 200 बंदा इकट्ठा हुआ होगा, सारे आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन जिसके नाम पे गाड़ी है, जिसको आपने ऑफर की है एक्चुअली, वो आपको मान लो कि एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। देखो कह रहे व्हेन द पर्सन टू हुम, ये बनाता है सिनेरियो। अभी मैं आई कैप का सवाल रखूंगा आपके सामने, फिर आपको समझ आएगी कि यहीं से सवाल शुरू हो गए हुए हैं, याद रखना। ये नहीं कहना कि अभी तो हम वार्म अप हो रहे हैं, ना ना मेरे बच्चे, ये वार्म अप वगैरह वाला मामला खत्म। यहाँ से सवाल बने हुए आई कैप। अभी मैं आपके बताता हूँ सवाल आई कैप का। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला? नहीं, 12:15 तो शुरू हुई थी ना, 1:30 बजे तक है ना यार, बंदे बनो यार। मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा टाइम तो भागा जा रहा है भाई, 1:30 बजे तक ये क्लास। 58 क्लासेस और आएंगी, उसमें भी अभी 7-8 संडे हैं, इनके 50 क्लासेस। उसमें हमने टाइम नहीं देखना, हमने सिर्फ पढ़ना है। लिमिट टाइम मैं देख रहा हूँ। When the person to whom the proposal is made signify his assent, वो भी शो कर दे, क्योंकि रजामंदी के लिए हमने ऑफर की थी, वो भी अपनी रजामंदी दे दे। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, हम कहेंगे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, यही इक्वेशन थी हमारी। लेकिन ये ध्यान रखना आप एक्सेप्टेंस के अंदर जिसको ऑफर की गई हो उसी ने एक्सेप्ट किया। अब मेरे बच्चे देखिएगा आई कैप का सवाल। मिस्टर ए की एक शॉप थी मेरे बच्चे, मिस्टर ए की शॉप थी, और इसका एक रेगुलर कस्टमर था मिस्टर बी। वो इसकी ऑर्डर भेजा करता था, और ये क्या करता था, उसको सामान भेज दिया करता था। मिस्टर ए ने क्या कर दिया, अपनी वो दुकान भेज दी किसी मिस्टर सी को। अब वो मालिक नहीं है, लेकिन मिस्टर बी को नहीं पता, जो उसे रेगुलर सामान खरीदा करता था। मिस्टर बी ने क्या किया, आज एक ऑफर का लेटर भेजा, भैया मुझे क्या कर दो, इतने मन जो भी वो सामान था, और नाम किसके लिखा, टू मिस्टर बी, मिस्टर सॉरी मिस्टर ए। उसने मिस्टर ए के नाम पे एक ऑफर लेटर भेजा, मुझे इतना सामान भेज दो। लेकिन अब दुकान पे बैठा कौन था, मिस्टर सी। जब उसने वो देखा कि भैया ये सामान कोई बंदा ये मंगवा रहा है, उसने क्या किया, उतना सामान पैक किया और उसको भेज दिया। यानी कि उसको लगा कि भैया ऑफर हुई और एक्सेप्ट कर ली मैंने, और जब ऑफर हो एक्सेप्ट हो गई तो भैया क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मुझे बताओ, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? क्योंकि कानून कह रहा है जिस बंदे को ऑफर की गई हो वो ही एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पे ऑफर किसको की थी, मिस्टर ए ने, सॉरी मिस्टर बी ने, वो तो ए को की थी। लेकिन वहां पे ए ने दुकान भेज दी मिस्टर, अब ये नहीं कहना देखो सर फिर क्या हुआ, दुकान तो बी ने खरीद लिया, सी ने खरीद लिया सर, उसी का हक है। भाई हक को मारो गोली, पेपर पास करना है, यहाँ पे हक दिलवाना है आपने लोगों को। अगर हक दिलवाएंगे तो आई का फिर 6 महीने और देगा, क्या और हक दिलवा दो लोगों को, है, ताकि कोई कमी ना रहे। भैया इसलिए पेपर पास करो और आगे जाओ, है, आगे जाके आपने बहुत काम करने हैं मेरे बच्चे, नेकियों वाले, है? आपने 2 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करना है, बड़े काम है मेरे बच्चे आपके ऊपर, नाजुक कंधों के ऊपर, बड़े फ्रॉड फ्रॉड वाले काम भी हैं, नेकियों वाले काम भी हैं, सच्ची बताओ, नेकी है ना मेरे बच्चे। एक डूबती हुई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कह रहे हो सही हो, एम्प्लॉइज को बेचारों की जरा बचत हो जाएगी थोड़ी सी, अब वो कंपनी कुछ 2-4 महीने और निकाल देगी। अगर आपने फॉरेन कह दिया डूब रही है तो कंपनी फॉरेन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर डूबती हुई को कह दिया नहीं अभी चलेगी, तो फिर वो थोड़ा सा और महीने चलेगी। लेकिन फिर चपेड़े जो आपको पड़नी है ना, वो अलहदा ही। खैर वापस आओ, ले बेटा। अब यहाँ पे उसने कहा था कि मिस्टर ए ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हम यहाँ पे, अच्छा देखो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये आपके सामने एक सिचुएशन थी, ऐसी है ना मेरे बच्चे, ये आपके सामने क्या थी, एक सिचुएशन थी, सिनेरियो इसको कहते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यही होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इसको आंसर हम कैसे किया करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो। वैसे तो हम पास पेपर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वहां से भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन आंसर करने का कोई थोड़ा सा बेहतर तरीका, वैसे होता कोई तरीका नहीं, आई कैप ने कोई तरीका नहीं बता रखा। आई कैप कहता है जैसे मर्जी हो, आप मुझे समझा दो यहाँ पे हुआ क्या है, जो मर्जी जिस मर्जी। और मजे की बात क्या है, हम जितने टीचर लोग आपको ये तरीकेकार बताते हैं ना ऐसे आंसर करना है, हम लोगों को खुद नहीं पता था, और हमने भी पेपर पास किया, सच्ची बता, हमें नहीं पता था कि आंसर कैसे करना है। हमने भी कर लिया होगा उस वक्त जैसे तैसे भी करके अपने अल्फाजों के, आप पास हो गए, आप भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जस्ट होता है ना कि मम्मी डैडी स्टाइल। देख बच्चे पूछते हैं सर वो मुझे ना आंसर करने का तरीकाकार सिखा दे, है, हम उसको सिखा देते हैं। अब मान लो, है, उसके बाद भी खुदा ना खासा रहे जो फिर वो परेशान हो रहा था, शायद जिस तरह सिखाया था ना उस तरह मैं कर नहीं सका। भाई शर्म तुझे आता ही नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर आता हो तरीकाकार जो मर्जी हो, आप पास हो। अगर आता ही नहीं, फिर जितने मर्जी तरीके सीख लो हमसे, उसका कोई फायदा ही कोई नहीं मेरे बच्चे। और होता भी ऐसे ही, एक बच्चा ना अभी करता रहता है, मुझसे आंसर सही नहीं लिखा जा रहा, मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने फलाना नहीं किया, है तो शायद मैं सही लिख नहीं पा रहा। भाई लिखना इतना बड़ा, भाई 50 नंबर तो गलत कर दे, वो तो तुझे वैसे भी इजाजत है, कम से कम 50 नंबर तो सही कर दे।
अगर तू 50 नंबर का भी सही नहीं कर पा रहा और लिखने का तू कसूर निकाल रहा है, ये गलत है। आपको आता ही नहीं पेपर, अभी तैयारी करके जाओ, जैसे मर्जी लिखो। लोग पाँव से भी लिखते हैं, अगले से पढ़ा भी नहीं जाता। मुझे मुझे याद है, मेरा एक क्लासमेट था, यकीन कर लो मुझे उस पर तरस आता था जब हम टेस्ट देते थे ना। जब उसका टेस्ट देखा करता था ना, मैं उसके चेहरे की तरफ देखता था, और मैं कहता था ये बच्चा कभी बेचारा सीए नहीं बन सकता। इतना गंदा भी कोई होता है लिखना, इतना गंदा आपकी सोच है। और यकीन कर लो, मैं हमेशा उसको देखता था, यार ये इसको मैं कहूंगा नहीं, इसका दिल टूट जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सारा किया, अब आखिरी पेपर लेकर बैठा हुआ, उसके हुए नहीं कभी। मैंने तो कोशिश नहीं की, उसने उसके हुए नहीं। उसका छोटा भाई पीछे से आके क्वालिफाई कर गया। जैसे मेरे भी दो छोटे भाई पीछे से आ गए, भतीजे तक आ गए। भाई मैं कोशिश ही नहीं कर रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मुझे जरूरत नहीं, मैं एक लॉयर भी हूँ, और पता नहीं एमफिल कर लिया, फलाना कर लिया, एमबीए कर लिया, कोई बाहर के कुछ कर ली, ये भी फाइनलिस्ट तो हूँ। मेरा मन ही नहीं करता मैं इतना पढ़ूं, यार मैं पागल हूँ। है, पढ़ना आसान नहीं है, बहुत बड़ी मुशक्कत है। अगर पढ़ना आसान होता ना, ये जितने रेडी वाले हैं सारे पढ़े लिखे हो। इन्होंने सब ने मान लो कि रेडी चलाने को तरजीह दी थी पढ़ने के ऊपर। वो लोग गाय बकरियां चला लेते हैं वहां पे गाँव में, पढ़ते नहीं, चौधरियों के बच्चे हैं वहां पे, देखो बेचारे वो हवेलियां संभाल रहे हैं। लेकिन पढ़ना बहुत औखा काम है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुशक्कत वाला काम है। लेकिन अब हम सोच रहे थे यार अब इस उम्र में क्या पढ़ेंगे, 40 होगी है इन एवरेज, मान लो 54, अब 12-14 सालों की मैं पढ़ूँ, है यही रहेगा ना इन एवरेज, तो यही है ना 53-54 साल है। उस लिहाज से तो 12-13 साल ही रह गए इन एवरेज, बाकी तो जिंदगी का कोई पता नहीं। देखो इसके मैं अभी बिला वजह बैठ के जाया करता रहा, गोली मारो जिंदगी जी लो यार, है। क्योंकि मैं सब्जेक्ट ही वो पढ़ा रहा हूँ जो मुझसे रेलिवेंट है, और उसके लिए मैंने लॉ कर रखा है। इट्स ओके। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यो नहीं बोलो दो उठ जाओ चलो क्वालिफाई नहीं होगा उससे क्या होगा? अगर पास हो जाएगा क्वालिफाई बंदे के पास जाने से, उस सीए क्वालिफाई, तो ये भी तो मेरा रेलिवेंट सब्जेक्ट का, मैं क्वालिफाइड है। अगर कोई सीए पढ़ा रहा है वो जुल्म कर रहा है बच्चों के साथ, अगर खाली वो सीए है। क्योंकि मैंने मादद के साथ में 2-4 आपके वक्त जाया कर रहा हूँ, यहाँ पे ना कोई टीचर आ गए, उनकी वीडियो आ गई उसके ऊपर, और वो बेशर्म खुद लॉ पढ़ा रहा है। उसने क्या किया, मादद वो हमारे दोस्त भी है ना, इसलिए लफ्ज में प्यार से बोलता हूँ बेशर्म। उसने वीडियो बनाई, देखे फलाना टीचर वो अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, वो ऑडिटिंग पढ़ा रहा है, वो क्वालिफाइड नहीं। तो जो क्वालिफाइड लोग हों वो ही ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, अकाउंटिंग हो रहा है, ऑडिटिंग हो गया इस तरह का। अब खुद लॉ पढ़ा रहा है और वकील भी नहीं है। भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ जिंदगी में एक दफा उसने बी लॉ पढ़ा, अगर वो जिंदगी में एक दफा बी लॉ पढ़ के बी लॉ पढ़ा रहा है और अपना हक समझता है ये तो गलत है। फिर वो बंदा जिसने बेचारे ने सारे पेपर कैफ लेवल तक के पास कर रखे हैं, फाइनल के भी पेपर पास कर रखे हैं, उसका भी हक है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग पढ़ाए। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कैफ करने के बाद सारी जिंदगी उनके सारे आर्टिकल टेक्स्ट में गए, उन्हें कभी अकाउंटिंग अकाउंटिंग या बाकी मामला के ऑडिट के शक्ल भी नहीं देखी। वो भी तो कर रहे हैं ना यही काम। तो इस तरह के ये काम, ये तंग नजरी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर भरी पड़ी होती है, इंतहाई तंग नजर, बुग़्ज़ वाले, हसद वाले हैं। जैसे आप लोग भी होते हैं ना, आपका दिल करता है ना कि ये साथ बैठा हुआ, हाथ रखा हुआ उसके ऊपर, कहीं ये आगे ना चला जाए, हैं सोचते हैं ना, यही ना ये पास हो जाए मैं रह जाऊं। रहे तो दोनों इकट्ठे माजरत के साथ, अरे वापस हम फजूल बातें भी कभी कभी कर लेनी चाहिए, नहीं तो सिलेबस तो कल परसों खत्म हो जाएगा। ले बेटा, करेक्ट व्हेन द पर्सन टू होम, अब देखो ये समझ आ गया एक आपके सवाल से, क्या कि आपने कैसे सवाल पूछा। इस अब मैं बता रहा था आपको आंसर करने का तरीका का। देखो जब इस तरह का ये होता है सिनेरियो, अब हमने क्या करनी है, 3 स्टेप्स होते हैं हमारे अच्छे आंसर करने के, बहुत अच्छे आंसर करने का इस तरह करना। सबसे पहले हमने लॉ की प्रोविजन बतानी होती है, लॉ बताना होता है उसको, कानून, ये हेडिंग नहीं देने, कानून बताने। कानून कौन सा, ये वाला। देखो मिस्टर बी ने ऑफर की थी मिस्टर ए को, एक्सेप्ट कर ली मिस्टर सी ने। वो कहेगा बताओ ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ पे, है क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? हम उसको कहेंगे, देखो पहले कानून बताएंगे, फौरन से नहीं कह देंगे नहीं नहीं ये नहीं कर सकता था, नहीं, पहले कहेंगे व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट टू इट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। हम उसी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे जिसको की गई हो, अगर वो एक्सेप्ट करे। पहले हमने कानून बता दिया उसको, ये कानून था। अब हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे सिचुएशन के साथ। रिलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मिस्टर बी ने ऑफर की थी मिस्टर ए को, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मिस्टर सी। आपने रिलेट कर दिया, क्योंकि बताना भी तो है ना यहाँ पे हुआ क्या है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कंक्लूजन देते हैं, इसलिए हमारे नजदीक ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। याद रखोगे बात को, है? तो इस ये मेरे बच्चे एक एक सिनेरियो का यही तरीकाकार हुआ करेगा, उसके अंदर लाजमी तौर पे किसी कानून की खिलाफवर्जी हुई होगी, और आपने सही कानून सबसे पहले बताना है उसको, यहाँ पे सही कानून क्या है, और उसके बाद सिचुएशन से रिलेट करना है कि यहाँ पे गलती क्या होगी, ये नहीं। और आखिर पे अपना कंक्लूजन देना है, क्योंकि ये गलती हुई है इसलिए ये काम सही नहीं है, या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बाकी हम करते रहेंगे इसको, मैं सिर्फ आपको शुरुआत बताई है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया यहीं से होना शुरू हो जाए। तो बेटा
तो भैया एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखते जाइएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये गाड़ी मुझे सेल कर दो 20 लाख रुपए की। और मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या पढ़ा था, ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? क्या इसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन है? क्या मैं कह दूं क्या बन गया एग्रीमेंट? ऐसे ही। और एग्रीमेंट क्या मैं कह दूं कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन है? कह दूं कि यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड हो गई, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे मेरे बच्चे, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, अब हम कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, याद रखना, पहले तो यहाँ पे किताब देखो हमारी क्या कहती है। किताब कहती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हम बनाने जा रहे हो तो एक बंदा होता है ऑफरर। ऑफरर को ही हम क्या कह सकते हैं? प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। ये हमारी किताब कह रही है। और जिसको ऑफर की जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑफरी। और ऑफरी को ही हम प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, यानी कि हमारी किताब के द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा प्रपोजल दे रहा हो, हमारी किताब कह रही है इस कॉल्ड द प्रॉमिसर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, यानी कि जिसको ऑफर की थी और उसने एक्सेप्ट कर ली, इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। यानी कि हमारी किताब ऑफरर को प्रॉमिसर बोल रही है और ऑफरी को प्रॉमिसर बोल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? लेकिन मेरे बच्चे अब इस कॉन्सेप्ट को आपने यहीं पे सही करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में जाकर भी हमने इसी चीज को सही करना है। लेकिन बेहतर यही है, इस बंदे ने बेशर्मी किया गया यहाँ पे ये बात लिख के, उसको नहीं करना चाहिए था इस तरह, लेकिन उसने कर दिया। तो हमने यहाँ पे उसी पेपर में उसी की बात माननी है। अगर पेपर में दे दे कि ऑफरर को क्या कहते हैं? प्रॉमिसर। अगर वो कह दे प्रॉमिसर को क्या कहते हैं? ऑफरी। ऑफरी को क्या कहते हैं? प्रॉमिसर। हमने यही बोलना है। लेकिन मेरे बच्चे अब जो चैप्टर 6 में जाके हमने रियल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। और ये जाके हम चैप्टर 6 में दोबारा पढ़ेंगे, वहीं से 6 चीजें वहीं से शुरू होंगी। देख बेटा तो देखिए, जब एक पार्टी ऑफर करे, ऑफरी को, ऑफर ऑफर करे ऑफरी को, और ऑफरी क्या कर ले? उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। अभी हमने डिस्कस किया था क्या बन जाती है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन जाती है ना, ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, ये दोनों बंदे मजीद ऑफर और ऑफरी नहीं रहते, क्योंकि अब तो प्रॉमिस बन गई ना। जब तक ऑफर हो और अगली ऑफरी ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट ना किया हो, उस वक्त तक इनका जो दर्जा होता है वो होता है ऑफरर और ऑफरी वाला। जैसे मैं तलहा को कहता हूँ कि तलहा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद। और तलहा ही है ना, ये आपस में चेंज तो नहीं ना हुआ, रेहान और तलहा ऐसे थे ना। और मैंने तलहा का कहा, तलहा की मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। तलहा भी सोच रहा है, देखो मैं क्या हूं? ऑफरर, और तलहा क्या है? ऑफरी है। तलहा ने क्या कर लिया? मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर हो एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनती है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन जाए, अब मेरे बच्चे जरा देखना होगा क्या। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीज यहीं पे बताऊं, बस टाइम और ये दोनों चीजें आपस में क्लैश कर रही हैं। ले बेटा पहले इसको समझ लो एक बात, जो कमर्शियल या बिजनेस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये दोनों स्टेजेस ना ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। इसको हमें एक एक करके कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट एग्जांपल, मैंने तलहा को कहा था तलहा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। इसने क्या कर लिया? मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या उसके बाद जब इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्या हम उस वक्त बोले अभी सर देखें, अब मैंने जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई, सर अब हम बनाते हैं इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट। सर आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? ये जो 10,000 मैं दूंगा। सर मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? ये मोबाइल। तो सर मुबारक हो, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, तो अब ये हमारा क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन सर हमने तो बनाना है कॉन्ट्रैक्ट। चलें सर इसमें क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है तो सर इसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड होगी, मुबारक को कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है उसमें सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, बाकी दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती हैं उसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप भी वो समझने के लिए था, लेकिन ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड हो जाती हैं। जैसे यहां पे जब आपने आके कहा होगा कि सर मुझे बीलॉ में एडमिशन दे दो, उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई। अब देखेंगे कंसिडरेशन है, हमने कहा कि हमारे लिए फीस और आपके लिए कोचिंग, दोनों के लिए कंसिडरेशन है, हमने कहा कि एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद हम कहेंगे क्या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। हमें वो बाकी दोनों स्टेजेस एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं होती। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे बच्चे जरा वापस इस चीज की तरफ आइए। जब एक ऑफर करे, अगला बंदा ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, प्रॉमिस बन गई। जब प्रॉमिस बन गई, सादा अल्फाज में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ये अब मैं तो हमें समझ तो आ गई ना ये बनता कैसे है। अब मैं बोल सकता हूं, जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, तो प्रॉमिस बन गई, तो सादा अल्फाज में अगर वो बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन थी, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टीज एट ए टाइम, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिसर भी होती हैं और प्रोमिसी भी होती हैं। ये भी प्रोमिसर भी होगा और प्रोमिसी भी होगा। अब अगली बात भी गौर करनी है।
जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस बन जाए या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरे बच्चे कोई कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में ऐसा होता ही नहीं, स्वाई चांद एक एक्सेप्शन के, जिसमें आपका हक ना हो। बगैर हक के कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दोनों पार्टीज का लाजमी तौर पे एक हक क्रिएट होता है, या ये कह लें उसका राइट क्रिएट होता है। और कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी नहीं बनता जिसमें दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एक हक भी क्रिएट होता है हर पार्टी का। हम एक तरफ खड़े होकर देखते हैं, इस मिस्टर ए का हक भी होगा, इसका जिम्मेदारी भी होगी। इसी तरह मिस्टर बी की तरफ खड़े होकर देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हो ही नहीं सकता कि मिस्टर बी का हक ना हो और उसकी जिम्मेदारी ना हो। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टीज का हक भी होता है, उसमें जिम्मेदारी भी होती है। अब मेरे बच्चे याद रखना, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, क्योंकि कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता नहीं जहां पे दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो। तो जो ऑब्लिगेशन के लिहाज से वो पार्टी क्या कहलाती है, प्रॉमिस। और जो उसका हक होता है, जो उसका हक जिसको राइट कहते हैं, राइट रिसीव करने के लिहाज से पार्टी क्या कहलाती है, प्रॉमिस। इसलिए ये कह देना कि ऑफरर को प्रॉमिसर कहते हैं, ऑफरी को प्रॉमिसी कहते हैं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज बड़े इंटायरली डिफरेंट है। प्रॉमिसर का मतलब क्या है, जिसका ऑब्लिगेशन है, जो ऑब्लिगेशन हमारा दोनों का बना, वो दोनों ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से दोनों प्रॉमिसर है। जैसे चलो मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था 20 लाख की ये गाड़ी दे दो, मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताएंगे मिस्टर ए प्रॉमिसर किस लिहाज से है, इसका ऑब्लिगेशन क्या है, इसने 20 लाख रुपया देना, ऐसे ना। इसका हक क्या है, इसको गाड़ी मिलनी चाहिए। जब उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मिस्टर बी मुझे बताएंगे प्रॉमिसर किस लिहाज से है, उसने गाड़ी देनी है। और उसका हक क्या है, उसको कभी, अब आपने आज जाके ढूंढना है कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, मुझे बताना है सर ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसमें एक बंदा सिर्फ प्रॉमिसर ही प्रॉमिसर, प्रॉमिसी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। स्वाई चंद एक एक्सेप्शन है। हमेशा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होंगे लहदा और प्रॉमिसी भी होंगे। प्रॉमिसर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से और प्रॉमिसी राइट रिसीव करने के लिहाज से। जैसे आपने फ्रंट ऑफिस में आके कहा कि सर बिलो में एडमिशन दे दो, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, 10,000 में सर हमें एडमिशन दे दो, उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई। अब मेरे बच्चे जरा आप अपने लिहाज से सोचो, आप प्रॉमिसर हैं, क्या आपका ऑब्लिगेशन है कोई अब, हाँ क्या ऑब्लिगेशन है, आपने फीस पे करनी है, क्या आपका राइट है, हाँ राइट क्या है, आपको कोचिंग मिलनी चाहिए। अब सीएफई की तरफ देखो, क्या सीएफई प्रॉमिसर है, ऑब्लिगेशन है इसका कोई, आपको पढ़ाना है, इसका कोई राइट है, क्या राइट है, इसको फीस मिलनी चाहिए। हो ही नहीं सकता, दुनिया दही लेने भी जाओ, रक्षा कराओ रस्ते में उन्होंने फलाने, हो ही नहीं सकता। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, पढ़ेंगे इसको आगे जाकर देखेंगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। लेकिन कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनता ही नहीं जिसमें दोनों पार्टी प्रॉमिसर प्रॉमिसी अलग अलग अपनी अपनी हैसियत में ना। प्रॉमिसर आज के बाद लफ्ज कहीं पे प्रॉमिसर लिखा है ना, इसका मतलब जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के लिहाज से हम इसको प्रॉमिसर बोल रहे हैं। जैसे हम हमारा सर, आप मैं कहूँ यहाँ पे क्यों बैठे हो, सर हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये लॉ पढ़ने के लिए। अब वहां पे अब देखो, अब देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज बोला, फिर मेरे दिमाग में लाजमी, जब मुझे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, राणा साहब यहाँ पे प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है, और आप भी क्या हो, प्रॉमिसर भी हो और प्रॉमिसी भी हो ही नहीं सकता इस इन दोनों चीजों के बगैर। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे बच्चे, इसने जो लफ्ज बोल दिए थे, हमने उसको समझा भी है थोड़ा सा। इसने तो सादा बोला ना, अगर पेपर में आ जाए ना, एमसीक्यूज के अंदर आ गया, ऑफरर को क्या कहते हैं, ऑफरर को क्या कहते हैं, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, डेटर, क्रेडिटर। हम लफ्ज क्या बोलेंगे, ऑफरर को क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर। हमने यहाँ पे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी, हमने अपना पेपर भी पास करना है। लेकिन आगे जाके इसको कहेगा वो क्या, अपना खुद ही ये अपना तरीकाकार बदल लेगा, वो जाके हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 6 की कुछ बातें हमने यहीं पे डिस्कस कर ली। तो आज मेरे बच्चे आपने क्या करना है, चलें आप 1 मिनट बस, वैसे पूरा टाइम हुआ है, 1 मिनट तो ऊपर जा ही सकता है। तो बेटा एग्रीमेंट किसको बोला था, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, तो क्या बन गई, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करते थे, तो क्या बनता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो, क्या बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आप, ये क्यों है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। ये है यही, लेकिन यहाँ पे ना कल इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगी आप कि यहाँ पे हुआ क्या। सर ये देखो, एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस, सर ये तो कुछ और ही बोल रहा है एग्रीमेंट को डिफाइन करने के लिए। तो ये क्या हुआ, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, कल आपको समझ आ जाएगी। बड़ी आसान बात है, लेकिन वो कुछ और है। नहीं बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती, किताबें कल सबके पास हो, अभी नहीं तो कम से कम सॉफ्टवेयर तो पड़ी हुई है ना। जितनी डेफिनेशन आएंगी, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करना आप, और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे उनको भी अच्छे तरीके से करना आप। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल मुलाकात होती।